Welcome guys. How are you all? I hope that you all are fit and fine and enjoying yourself. So, today I am going to teach you another topic. Earlier we discussed so many rules and basic criterias, antonyms and synonyms, vocabularies and many more things were there. Now today I am going to teach you voice. Okay, voice. Now suppose that I said I am going to teach you voice. Then after you can say that this chapter was taught by ma'am. This chapter was taught by Divya ma'am. Okay, so in these two sentences, the first sentence I am saying that I will teach you or I am teaching you this topic. And this topic was taught by ma'am. In these two sentences, what is the difference? There is a difference that the first sentence was spoken by me and there I have used the subjective form of pronoun or noun. But in case if I will say that this topic is taught by me, I will teach this topic or this topic is taught by me. In these two sentences, you can easily see that there is a difference of verb and there is a difference of the way I said it. Okay, so these rules we are going to discuss today. बहुत अच्छे से हम जानेंगे. जैसे किसी भी बात को जब हम कहते हैं तो दो तरीके से हम किसी भी बात को कह सकते हैं. एक होता है जिसमें कि हम जो भी हमारी संज्ञा है, जो भी हमारा नाउन है, ठीक है, वो जिस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट रहेगा. मतलब सब्जेक्ट वहां पे कौन रहेगा? पहला जो सेंटेंस मैं आपको बताने जा रही हूं उसमें क्या है कि सब्जेक्ट वो रहेगा जो कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है. मतलब वो पर्सन जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है. लेकिन एक तरीका होता है दूसरा वाला जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट नहीं रहता है, बल्कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है. मतलब जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, जो पर्सन या जो प्रोनाउन या जो नाउन वहां यूज हो रहा है, वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है. वहां वो सब्जेक्ट नहीं रहता है. ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला मैंने बताया जहां पे एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट रहता है वो होती है एक्टिव वॉइस. ठीक है, क्योंकि वहां वो एक्टिव है. जब वो सब्जेक्ट है तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है. लेकिन जब एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट बन गया है, मतलब हम अब उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बन गया है हमारे लिए. तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, वो होती है पैसिव वॉइस. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द स्क्रीन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, दो तरीके से हम बातों को बोलते हैं. तो उसमें से पहला तरीका है हमारा एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है. मतलब वो एक्टिवेटेड है. ओके, और एक्टिव वॉइस में जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल्स, शी वुड टाइप अ लेटर. शी वुड टाइप द लेटर. इसमें क्या है, लेटर की टाइपिंग कौन कर रहा है, शी. ठीक है, ये जो शी वर्ड है ये लेटर की टाइपिंग हम शी के लिए यूज कर रहे हैं. ये जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है दिस इज अ प्रोनाउन. ओके, यस, दिस इज अ प्रोनाउन. और ये शी जो है यही इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है और यही हमारा सब्जेक्ट है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट हर. सो यहां ये हो जाएगी एक्टिव वॉइस. और आई विजिटेड माई अंकल लास्ट वीक. आई विजिटेड माई अंकल लास्ट वीक में क्या है, आई मतलब जो विजिट कर रहा है वो खुद ही सब्जेक्ट है, जो विजिट करने वाला खुद सब्जेक्ट है. तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है. सो दिस इज एक्टिव वॉइस. मतलब बेसिकली एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब जो भी एक्शन या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो एक्टिविटी या वो एक्शन परफॉर्म करने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है. ओके, then it is active voice. And the second voice is passive voice. In passive voice,
जो भी एक्टिविटी या जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो एक्शन या वो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट बन गया है। वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो पर्सन क्या हो गया है, वो सब्जेक्ट ना रह के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हमारी होगी पैसिव वॉइस। अब जैसे सपोज ये मैं लेटर लिख रही हूं या रिया लेटर लिख रही है, लेटर रिया द्वारा लिखा जा रहा है। तो जब रिया लेटर लिख रही है तो हमारा मेन फोकस किस पे है, रिया पे है। रिया क्या काम कर रही है हम ये देख रहे हैं। लेकिन जब बोला जा रहा है कि लेटर रिया के द्वारा लिखा जा रहा है तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है, लेटर कौन लिख रहा है। ठीक है, मतलब रिया क्या कर रही है और लेटर कौन लिख रहा है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ओके, व्हाट रिया इज डूइंग, इस व्हाट का आंसर है रिया इज राइटिंग अ लेटर, लेकिन द लेटर इज रिटन बाय whom, व्हाट का जब हमें आंसर देना है देन वी विल गो फॉर द एक्टिव वॉइस। ठीक है, इस व्हाट का आंसर देने के लिए हम एक्टिव वॉइस के लिए जाएंगे। लेकिन अगर इस whom का आंसर हमें देना है कि ये काम कौन कर रहा है, ये एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, तो इस whom के आंसर के लिए हम जो सेंटेंस बनाते हैं दैट शुड बी इन पैसिव वॉइस। होप दैट नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। व्हाट का आंसर देगा एक्टिव वॉइस एंड whom का आंसर देगा पैसिव वॉइस। ओके, सो हियर यू कैन सी एक्टिव वॉइस जो होता है वो सिंपल सेंटेंसेस होता है, जो हमने इसके पहले के सेशंस में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है, हाउ टू मेक सेंटेंस पढ़ा है, जिसमें कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सीक्वेंस होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। किसी भी अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें हम तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। बट अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में लिटिल बिट चेंज इज देयर। व्हाट, इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं फर्स्टली, और इसमें बाय वर्ड का यूज होता है, बाय। ओके, क्योंकि हमें whom का आंसर करना है और whom का आंसर करने के लिए हमें वहां पे बाय यूज करना पड़ेगा। सो नाउ दीज बेसिक क्राइटेरियाज आर क्लियर कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस का किसका आंसर करता है और पैसिव वॉइस किसका आंसर करता है। नाउ हियर यू कैन सी दैट एक्टिव वॉइस। Now here you can see the example of passive voice. The letters would be typed by her. Okay, the letters would be typed by her. अब यहाँ पे subject कौन है, the letter. Okay, हमें किससे मतलब है, तो इसका क्वेश्चन जब बनेगा तो क्या बनेगा, the letters are typed by whom. Okay, by whom, whom का आंसर करेंगे हम यहाँ। My uncle was visited by me last week. मतलब last week यहाँ पे क्या था, I visited my uncle last week, मतलब जो विजिट कर रहा है he was the subject, but here my uncle जो कि ऑब्जेक्ट, जो विजिट कर रहा है यहाँ वो by के बाद आ जा रहा है और उसको हमने क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट। जब भी हम पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस करते हैं तो बस ये दो चीजें हमें ध्यान रखना है कि by का यूज वहां जरूरी है और पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाउ लेट मी टेल यू, अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हमने बेसिक देख लिया, अब देखना है एग्जाम। एक चीज मैं बहुत ज्यादा आपको बता देना चाहती हूँ, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एसएससी का। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। नरेशन एंड वॉइस, दीज टू टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम्स। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कमीशन का मोस्ट फेवरेट ये क्वेश्चंस होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। तो जो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यही है, वी हैव टू नो द बेसिक रूल्स। सबसे पहले हम बेसिक रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम हायर लेवल और एडवांस लेवल वाली एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड द रूल्स, हियर यू कैन सी द फर्स्ट, Before knowing the active voice or passive voice, we need to know about tense. तो हमने इसके पहले के जितने भी सेशन रहे हैं उनमें हमने डिस्कस किया है टेंस के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि तीन तरीके के हमारे टेंस होते हैं, दैट इज पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीन टेंसेस को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज इंडेफिनेट और सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इस तरह से देखा जाए
तो ये हमने पूरे टेंस के बारे में पढ़ाई की और हमने जाना कि उनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि उनको एक्टिव वॉइस में कैसे लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस हम पढ़ चुके हैं, जो भी हमने टेंस के रूल अभी तक पढ़े हैं दैट वाज एक्टिव वॉइस, वो पूरा एक्टिव वॉइस था। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि उसे पैसिव में चेंज करते टाइम हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है। ओके, सो हियर यू कैन सी रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिकली हम हैबिचुअल एक्शन, रेगुलरिटी और कोई कोटेशन, सेइंग या किसी भी तरीके के यूनिवर्सल ट्रुथ को मेंशन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस अरेंजमेंट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? सबसे पहले यहां होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तब हम वहां पे एस या ई एस का यूज करते हैं विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये एस या ई एस का यूज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। एंड देन आफ्टर जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो, सपोज राम गोज टू स्कूल, मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है ये, यू नो हमेशा मैं यही देती हूँ। सो सब्जेक्ट here example is Ram goes to school. Ram is a singular subject, इसीलिए हम go के साथ es लगाएंगे, Ram goes to school हो जाएगा। बट अगर इसी को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के दो इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने बताए थे, यूज ऑफ बाय एंड यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल दैट इज वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ये दोनों बात तो क्लियर हो गई। अब हमें ये देखना है कि वो चेंज कैसे होता है। तो जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको चेंज करने के लिए हम उसमें कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे वो कंटिन्यूअस टेंस के यूज होंगे। कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आते हैं? इज, एम, आर। ओके, इज, एम, आर ये तीनों कंटिन्यूअस टेंस के हैं। और दो रूल्स हमने पढ़ ही लिया था पहले ही, हमने ये एकदम, ये तो बिल्कुल से हमें नोट डाउन कर लेना है जो एकदम नहीं मिट सकता, कि पैसिव वॉइस में बाय और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ओके, अब जो चेंजेस आएंगे, 3 पॉइंट एकदम याद रखने वाले हैं। वो ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट बाय का यूज करना है और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये तीनों पॉइंट कहीं भी चेंज नहीं होंगे किसी भी टेंस में। अब जो चेंज होगा वो क्या है? दैट इज हेल्पिंग वर्ब। तो जब हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को कन्वर्जन करेंगे तो हमें जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? What is helping verb over there? हमें helping verb देखना है। तो सबसे पहले हम देंगे, अगर verb s या es के फॉर्म में रहेगा, इट मीन्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इज, एम, आर। आई के बारे में बात हो रही है तो इज, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो इज लगाएंगे, आई के बारे में बात हो रही है तो एम लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो आई लगाएंगे। ओके, देन आफ्टर दिस इज क्राइटेरिया ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। ये है एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब मैंने बोला कि राम गोज टू स्कूल, ठीक है। अब राम गोज टू स्कूल को हम कैसे चेंज करेंगे? स्कूल तो जाएगी नहीं। सो इस सब्जेक्ट को हमें जब पैसिव वॉइस में, इस सेंटेंस को हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे? स्कूल इज गॉन बाय राम। बट ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, जैसे हमने दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सपोज दिस इज द, वेट लेट मी सेलेक्ट देयर इज अ, now it is clear. They are playing football. In this, football is the object. Okay, and then after they is subject. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो फुटबॉल इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। ओके, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नहीं, दे प्लेज फुटबॉल। जब हमारा एस या एस वाला फॉर्म रहेगा तभी हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। ओके, तो दे प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल का हो जाएगा दे, क्या है? दे प्लेज फुटबॉल। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नो,
दे के साथ हमें SEIS नहीं यूज करना है, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, दे प्लूरल है, इसलिए हम उसके साथ SEIS का यूज नहीं करेंगे. दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल. This is the correct sentence of simple present tense. Now if we want to change it into passive voice, what we have to do, we have to use is MR, because they is plural subject, then we will use R with it. Now football is played by them. अब यहाँ क्या देखा है, they is plural subject, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, फुटबॉल हो जा रही है, तो फुटबॉल तो सिंगुलर ही है ना, तो इसीलिए उस फुटबॉल के साथ हम इज का यूज करेंगे, आर का नहीं. ओके. इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाते टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां डू और डज का यूज होता है. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने डू और डज का यूज किया था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज. नाउ इसको अब अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय. अब जो हमें ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगेगा, इज MR, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बस उसके साथ नॉट लग जाएगा. ओके. दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सॉरी, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल. दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा नेगेटिव बनेगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल. डू और डज का यूज हमें याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. दे डू नॉट प्ले फुटबॉल. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जब इसे बनाएंगे फुटबॉल पहले आ जाएगा, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय देम, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय देम. वेरी सिंपल. यू नो ये वॉइस जो होता है ये बहुत सिंपल होता है, बस केवल हमें हेल्पिंग वर्ब इसमें याद रखना रहता है. तो बस हमें ये याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस SEIS डू डज वाले जो सेंटेंस होंगे वो किसमें चेंज होंगे, इज MR में, बस केवल इतना और कुछ नहीं. इन द सेम वे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डज या डू हमारा पहले हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, देन आफ्टर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब इसको भी चेंज करेंगे तो सेम वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज MR पहले हो जाएगा, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट. इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डज दे प्ले फुटबॉल, डज दे प्ले फुटबॉल, दिस इज द क्वेश्चन. अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, इज, डज चेंज हो जाएगा इज में. ओके. इज फुटबॉल प्लेड बाय देम, प्लेड, ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म और इज पहले आ जाएगा, तो इज फुटबॉल प्लेड बाय देम.